आज हम पढ़ेंगे विभव सीढ़ी, लेकिन उसमें हम जो कण है आपतित तरंग जो एक तरह से लेफ्ट हैंड साइड से कल आ रहा है वाई एक्सिस यानी x इजिकल टू 0 पर हमारे पास ये विभव सीढ़ी थी v0 ऊंचाई की। उधर से जो कण आ रहा था वो हमने पढ़ा था कल, उसकी यदि ऊर्जा है वो v0 से कम हो तो उसकी स्टडी हम कर चुके थे और उसके लिए पारगमन गुणांक और परावर्तन गुणांक का मान निकाल चुके थे और हम r देखा था, r का मान 1 आया था और t का 0 आया था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे जब e का मान ग्रेटर देन v0 हो, सेकेंड केस पढ़ेंगे। तो क्षेत्र फर्स्ट जो कि x लेस देन v0 में x लेस देन 0 में विभव v का मान 0 था, इसलिए समीकरण 2 से जो श्रोडिंगर समीकरण थी हमारे पास वो इस तरह से आ जाएगी और यही समीकरण रहेगा जो कल हमने पढ़ा था और उसका हल वही रहेगा साई फर्स्ट। पहले क्षेत्र में उसका मान नहीं बदलेगा, a और b नियतांक भी वही रहेंगे। ठीक है, अब बाईं ओर से प्लस अक्ष के अनुदिश जो विभव है दीवार पर x इजिकल टू 0 पर आपतित होता है और क्षेत्र फर्स्ट जो है हमारे पास जो कि x लेस देन 0 है में गति कर रही कण के संगत आपातित तरंग का जो समीकरण है वो a e आयोटा के x तथा विभव दीवार से परावर्तित तरंग का जो समीकरण है वो b e माइनस आयोटा के x दोनों ही संभव है। तो क्षेत्र सेकेंड जहाँ x ग्रेटर देन 0 में विभव v इक्वल टू क्या है v0 है, इसलिए समीकरण 2 से श्रोडिंगर समीकरण जो होगी हमारे पास उसको हम इस तरह से v0 लिख देंगे और ये e माइनस v0 हो गया। कल हमारे पास v0 माइनस लिया था, यहाँ माइनस था और यहाँ पे v0 माइनस ही था, है ना, यही अंतर है। तो यहाँ पे वहाँ अल्फा स्क्वायर लिया था और वहाँ v0 माइनस ई आ रहा था, यहाँ पे हम k1 स्क्वायर ले रहे हैं और e माइनस v0 क्योंकि e ग्रेटर देन v0 है तो ये भी धनात्मक होगा। तो समीकरण 25 जो आ गया वो हमारे पास सेकंड क्षेत्र के लिए है, उसके कण के संग जो तरंग जा रही है उसका जो है k1 स्क्वायर नियतांक है और 24 उसकी अवकल समीकरण हो गई और 24 का हल जो है हम इस तरह से सेकंड जो हमारे पास क्षेत्र है उसमें उसका मान इस तरह से c आयोटा k1x प्लस d माइनस आयोटा k1x हम लिख सकते हैं, जहाँ c और d अज्ञात नियतांक है। और सेकंड जो क्षेत्र है x ग्रेटर देन 0 में परावर्तित तरंग यानी x अक्ष के दिशा में संचरण करने वाली का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि x ग्रेटर देन 0 में दाईं ओर कोई ऐसा दीवार नहीं है जो तरंग परावर्तित वापस आ सके। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए d का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सही सेकंड में केवल बचेगा c e एक्सपोनेंशियल आयोटा के बस। तो हमारे पास 27a और 27b दोनों क्षेत्रों के लिए तरंग फलन के मान आ गए और क्षेत्र फर्स्ट सेकंड के लिए तरंगों के जो आयाम हैं a b तथा c का निर्धारण तरंग फलन पर परिसीमा तथा सातत्य प्रतिबंधों से करते हैं, जैसा कि पहले किया था। x इजिकल टू 0 पर साई फर्स्ट और साई सेकंड बराबर होंगे और उनके अवकलज भी बराबर होंगे। तो इन दोनों प्रतिबंधों की सहायता से हमारे पास 28 और 29 समीकरण आ जाएगी। 28 तो होगी a प्लस बी इजिकल टू सी और 29 हो जाएगी उनके अवकलज का मान x इजिकल टू 0 पर रखेंगे। तो इन 28 और 29 को दोनों को हल करेंगे तो हमारे पास जब इनको जोड़ेंगे तो c का मान आ जाएगा 30 के और घटाएंगे तो आ जाएगा b का मान a के पदों में। तो इनका उपयोग 27a व b में करेंगे तो हमारे पास 27 और भाई a और b से तरंग फलन साई फर्स्ट और साई सेकेंड इस तरह से 32 और 33 के रूप में हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे। अब आपतित तरंग फलन क्षेत्र फर्स्ट जो कि x लेस देन 0 में तरंग फलन साई फर्स्ट को समय पर निर्भर भाग यानी e एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस से गुणा करने पर a e आयोटा के x e की घात माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस प्राप्त होता है। यह बाएं से दाएं ओर यानी धनात्मक दिशा की ओर गतिशील कण को वर्णित करने वाला तरंग फलन है। अतः यह आपतित कण के संगत तरंग फलन है जिसका आयाम कैपिटल A है। और परावर्तित तरंग है क्षेत्र फर्स्ट में ही जिसका आयाम हम जैसे पहले था वैसे ही ये भी b से व्यक्त किया जाएगा। और पारगम्य तरंग है उसका हो जाएगा c। ठीक है, तो ये सब पहले की जैसे ही हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब प्रायिकता धारा घनत्व लेते हैं। एक कण पुंज क्षेत्र फर्स्ट में से गति करता हुआ विभव दीवार यानी x इजिकल टू 0 को पार कर क्षेत्र सेकंड में पहुंचता है। अतः इस अवस्था में प्रायिकता धारा घनत्व के 3 भाग होते हैं। आपतित प्रायिकता धारा घनत्व जिसको Ji कह रहे हैं, परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व Jr रिफ्लेक्टेड के कारण तथा पारगमित ट्रांसमिटेड के कारण उसको It कह रहे हैं। तो प्रायिकता धारा घनत्व को निम्न संबंध द्वारा परिभाषित किया जाता है, ये इसकी परिभाषा है। उसमें हम साई और साई स्टार के मान रख देंगे। I के लिए हमारे पास 32 और 33 से ये दोनों मान हैं, तो ये तो
आपतित प्रायिकता धारा घनत्व हो गई, ये परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व हो गई, ये पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व हो गई। और इसमें हम देख रहे हैं आपतित में a स्क्वायर यानी आयाम के वर्ग, b स्क्वायर यानी उसका जो आयाम था उसका वर्ग, और c स्क्वायर वो भी पारगमित वाली जो तरंग थी उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। अब हम परावर्तन गुणांक निकालेंगे। परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के अनुपात को हम क्या कहते हैं? परावर्तन गुणांक कहते हैं। तो k और ये कट जाएगा और b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बचेगा। b अपॉन a हमारे पास पहले समीकरण 31 है, उससे हम यहाँ रख देंगे। तो इसका मान हल करने पर k और k1 के मान रखेंगे तो कैपिटल R का मान इस तरह से समीकरण 36b से आ जाएगा। तो परावर्तन गुणांक R के परिवर्तन को चित्र 4 में रेखांकित किया गया है। किसमें कर रखा है? इक्वेशन 4, ये देखिए हमारे पास 4 है, ठीक है। और ये ग्राफ बता रखा है, एक्स एक्सिस पे k1 अपॉन k ले लिया। जब इसका मान k1 अपॉन k का 1 है यानी k1 इजिकल टू k है तब यहाँ पे है, और k1 अपॉन k यानी k अनंत हो जाता है, k1 0 है, तो उस स्थिति में ये इसका मान इस तरह से अनुपात पे निर्भर करता है, क्योंकि ये जो कैपिटल R का जो समीकरण है इसमें k1 अपॉन k पर निर्भर करता है। तो R के परिवर्तन को 4 में बताया, उसके अनुसार जब आपतित कण की ऊर्जा E इजिकल टू V0 होती है तो परावर्तन गुणांक 1 होता है, तथा जैसे जैसे E का मान बढ़ाया जाता है R का मान कम होता जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? जब E ग्रेटर देन V0 होते हुए, ठीक है, भी परावर्तन की प्रायिकता परिमित यानी R ग्रेटर देन 0 होती है, अर्थात E ग्रेटर देन V0 वाले कणों को भी वो क्या करता है? दीवार जो है परावर्तित कर देती है, यानी दीवार पर आपतित हो जाता है, उनमें से कुछ अंश जो है परावर्तित हो जाता है। तो विभव CD से कणों के परावर्तन के कारण यह विभव रोधिका की भांति कार्य करता है। ऐसा नहीं कि E ग्रेटर देन V0 है तो वो CD को पार करेगा ही करेगा, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी है कि कुछ को तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए इसको विभव CD कहते हैं। और यह एक ऐसा परिणाम है जो चिरसम्मत यांत्रिकी में नहीं पाया जाता है, यानी E ग्रेटर देन V0 हो तब बहुत ज़्यादा हो तो इसका मान k इजिकल टू k1 के बराबर लिखकर तब हम R को 0 कर सकते हैं। तो विभव CD तथा आयताकार विभव रोधिका में हम विभव CD पढ़ रहे थे, और E ग्रेटर देन V0 का जो ये है ग्राफ हमारे पास इस तरह से दिखाया गया है। दोनों ये k1 अपॉन k था और ये E ग्रेटर देन V0 यानी इक्वल टू 0 से हमने शुरू किया, और ये इस तरह से ग्राफ इसका दर्शाया गया है। अब लेते हैं अपन पारगमन गुणांक। पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के अनुपात का निरपेक्ष मान पारगमन गुणांक कहलाता है। इसलिए पारगमन गुणांक T इजिकल टू JT अपॉन J1, समीकरण 37AB को रखकर हम 30 का उपयोग करें तो हमारे पास पारगमन गुणांक का मान इस तरह से आ जाएगा, जो कि C अपॉन A के अनुपात के बराबर था। और ये 4K K1, K और K1 के मान रखेंगे तो ये समीकरण 38B में T V0 और E के पदों में आ जाएगा। और 36 तथा 38 को दोनों को जोड़ें तो R प्लस T इजिकल टू 1 होता है। इस समीकरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि E ग्रेटर देन V0 वाले कण के संगत तरंग का विभव CD पर आंशिक परावर्तन तथा आंशिक पारगमन होता है। और आपतित प्रायिकता फ्लक्स विभव CD पर परावर्तित प्रायिकता फ्लक्स तथा पारगमित प्रायिकता फ्लक्स में बढ़ जाती है, परंतु जो 39 समीकरण के अनुसार कुल प्रायिकता क्या रहती है? संरक्षित रहती है, यानी दोनों 1 होगा। R अगर 1 हो जाएगा तो T 0 हो जाएगा, T इक्वल टू 1 हो गया तो R 0 हो जाएगा, और दोनों का मान इस तरह से 1 होता है। तो पारगमन गुणांक E जो हमारे पास है का k1 अपॉन k तथा E अपॉन V0 के साथ जो परिवर्तन है वो चित्र 5 में दिखाया गया है। ये k1 अपॉन k 0 से बढ़कर 1 की तरफ जाता है, और यहाँ पे जब E अपॉन V0 का मान 1 है, और जैसे जैसे इसका मान बढ़ता है 2, 3 तक इसका मान फिर इस तरह से बढ़ता है 0 से, ये पारगमन गुणांक अनंत यानी 1 तक जाता है। ठीक है, 1 से अधिक हो नहीं सकता। तो ये चित्र 5 में इसको दर्शा रखा है, और वहाँ कह रखा है कि जब E का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है V0 से, यानी k1 इजिकल टू k हो जाता है, तब T इजिकल टू 1 होता है, और इस स्थिति में विभव CD की दीवार से कोई कण परावर्तित नहीं होता है। ठीक है ना, और सभी आपतित कणों का पारगमन हो जाता है, यानी केवल अगर आप सारे के सारे कणों को पारगमित करना है तो k1 इजिकल टू k होना चाहिए, या E का मान जो कण की गतिज ऊर्जा है वो विभव CD यानी
की जो ऊंचाई है v0 उससे बहुत अधिक हो तब सारे के सारे कण उससे पारगमित हो जाते हैं। इस तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये बनता है बड़ा, उसको एग्जाम में आ जाएगा तो आपको ये पूरी थ्योरी उसमें सिद्ध करनी है और ग्राफ से भी इसको दर्शाना है कि E ग्रेटर देन v0 के लिए जो t का ग्राफ है वो कैसे होगा E/v0 के साथ, और इसी तरह से कैपिटल R का मान E/v0 के साथ कैसे होगा, दोनों ही आपको यहाँ दर्शाने हैं। ठीक है, धन्यवाद।